ये कहानी सुनने के बाद इस दुनिया में भूत है या नहीं, ये तुम्हें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम में से कई लोग काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। दिन में कॉलेज और रात में कोई पार्ट टाइम जॉब। फिर काम कोई भी हो, अगर घर की हालत ठीक नहीं है तो बिना कोई लाज और शर्म के हम वो काम करते हैं। मैं भी ऐसे ही एक पार्ट टाइम जॉब करता था। दिन भर कॉलेज करके रात में बाजू वाले अंकल की रिक्शा चलाता था। थोड़ी कमाई भी हो जाती थी, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, इसलिए काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। मैं पढ़ाई करने के लिए कुछ किताबें रिक्शा में रख लेता, मतलब पैसेंजर आने तक थोड़ी पढ़ाई कर लेता। जुलाई 2017 शनिवार, बरसात का मौसम था, इसलिए उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। मैं हर बार की जैसा मेरी साइकिल लेके कॉलेज जाने के लिए निकला। बहुत बारिश हो रही थी और तो और उसमें साइकिल की चेन भी 2-3 बार निकल गई। कॉलेज पहुंचने में देर हो गई थी। क्लास में आने की परमिशन मांगी तो सर ने मेरे सामने हाथ जोड़े और एक अलग ही स्माइल देते हुए कहा, केवल 5-6 मिनट बाकी है, मेरी क्लास ख़त्म होने तक आप बाहर ही रुकिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं अंदर गया और फिर किसी कारण से दोस्तों के साथ अनबन हो गई। छत्रपति संभाजी नगर से 60 किलोमीटर दूर पैठन डैम देखने जाने का मेरा ही प्लान था और ये मैं ही भूल गया, इसलिए शायद बचपन से ही हर कोई मुझे भुलक्कड़ कहता था। माफ़ी मांगना भी बेकार गया। कुत्ते की दुम टेढ़ी और वो मरने तक टेढ़ी ही रहेगी, ऐसी कहावतों की मुझ पर बारिश हुई। सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं और मेरा दोस्त विक्रांत साइकिल से घर की ओर जा रहे थे। अभी भी बारिश हो रही थी। मैं बोला, क्या यार, आज का दिन ही बहुत ख़राब गया। न जाने किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह। अरे कुछ ऐसे भी अलग लोग होते हैं ना, कि जिनका चेहरा सुबह सुबह देख लिया तो पूरे दिन की वाट लग जाती है। तब मैं बोला, जाने दे रे, तेरे पापा की तबीयत कैसी है अभी? तब विक्रांत ने मेरी ओर अलग नज़रों से देखा और गुस्से में बोला, तबीयत तो ठीक है ना तेरी, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? पापा की डेथ होके 11 महीने हो गए हैं और तूने ही तो उनका सब कुछ किया था, भूल गया क्या? विक्रांत की बातें सुन मैं मन ही मन बोला, अरे यार, क्या ये मेरी भूलने की आदत। आज का दिन बहुत ही ख़राब गया और उससे भी बुरा किस्मत में आगे लिखा था। मैं घर पहुंचा तो मैंने तय किया कि आज किसी से भी बहस नहीं करनी। पढ़ाई करते बैठा था। रात हो गई थी, मतलब ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था, इसलिए अंदर रूम में जाके मोबाइल चार्जिंग को लगाया और माँ ने बनाई हुई खाने की थाली को ख़त्म करके बाजू वाले अंकल का इंतज़ार करने लगा। 11 बज गए थे। उस दिन उन्हें आने के लिए लेट हो गया था, इसलिए मैं उनके घर गया। रिक्शा की चाबी मेरे हाथ में देते समय वो बोले, अरे दीपक, आज बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ज़रा संभल के जाना। हाँ अंकल, बोल के मैं रिक्शा लेके हर बार वाले रिक्शा स्टॉप पे गया। तेज़ बारिश की वजह से आज पब्लिक भी कम थी रोड पे। लगभग 11:30 बज गए थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आसमान से गिरने वाली बारिश और भी भयानक लग रही थी। आज पढ़ाई करने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए रेडियो पर धीमी आवाज़ में गाने सुन रहा था।
वहीं रोड के पार एक बंद दुकान के पास खड़ा आदमी मुझे हाथ दिखाकर वहां आने का इशारा कर रहा था। मैं रिक्शा चालू करके उसके पास गया। लगभग 50 साल के पास का आदमी होगा। एक नया वाइट कलर का शर्ट और वैसी ही पैंट, हाथ में छतरी। मेरे पास जाते ही अपनी आंखों पे का चश्मा ठीक करते हुए फटाक से बैठा और बोला, MIDC नाका। उसको लेके उसने बताए हुए पते पर जाने के लिए निकला। मैं रिक्शा के कांच का अंदर का पानी साफ करते हुए बोला, आज दिन भर बारिश ने वाट लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि खाम नदी में बाढ़ ही आ जाएगी। उसने केवल हाँ ये एक ही शब्द में उत्तर दिया। आईने में उसको देखकर मैं मन ही मन बोला, क्या खड़ूस आदमी है, और रेडियो का आवाज़ बढ़ा के रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर बाद समझ में आया वो आदमी आईने में एकटक मुझे ही देख रहा था। मैंने भी सामने के आईने में देख के उसे स्माइल किया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था और वो वैसे ही मुझे घूर घूर कर देख रहा था। सिटी का एरिया पीछे छूट गया था और हम उसने बताए हुए जगह की ओर जाने लगे। आज बारिश की वजह से हाईवे पर भी गाड़ियां कम थी। कभी कभी एक आध ट्रक साइड से ओवरटेक करके आगे निकल जाते ही तेज़ी से घूमने वाले टायर से पानी का स्प्रे जैसा फव्वारा बन जाता, और वैसे ही कोई 4 व्हीलर पार्किंग लाइट ऑन करते हुए आगे निकल जाती। अभी भी बारिश हो रही थी। आईने में देखा तो वैसे ही वो आदमी मुझे एकटक घूर रहा था। पुल से आगे जाने के बाद रोड के साइड में कोई तो मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रहा था। मोटरसाइकिल ढकेलने वाले में से एक जन था जो हाथ दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। आईने में देखकर मैं उस पैसेंजर से बोला, देखो ना, बाइक ढकेलते हुए जा रहे हैं, पंचर हुई होगी या तो पेट्रोल ख़त्म हुआ होगा। मेरे बोलने पे उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो वैसे ही घूरता रहा जैसे कभी कोई इंसान या आदमी देखा ही नहीं। मैंने आगे हाथ करने वाले आदमी के पास रिक्शा रोकी तो वो मेरे ही कॉलेज के दोस्त निकले। मैंने अपना सिर थोड़ा रिक्शा के बाहर निकाला और पूछा, क्या रे मोहन, क्या हुआ? वो मुझे देखकर खुश हुआ और बोला, भाई तू भगवान का रूप लेके आया है। मूवी का आखिरी शो देखकर घर जा रहे थे, पुल पे आए और उतने में बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं बोला, तेरा तो ये हर बार का ही है, रुक जा, रिक्शा में से थोड़ा पेट्रोल निकाल के देता हूँ। फिर वो बोला, अरे यार तेरा मोबाइल किधर है? तुझे कितनी बार कॉल किया लेकिन तूने कॉल ही नहीं उठाया। मैं बोला, अरे यार मोबाइल तो घर पे ही भूल गया, चार्जिंग को लगाया था। उतने में वो बोला, अकेला ही कहाँ जा रहा है? इधर किसी को पिक करने जा रहा है क्या? पैसेंजर है ना पीछे? लेकिन पीछे कोई नहीं था। झट से नीचे उतरा, आजू बाजू में देखा पर वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे अब बहुत गुस्सा आया था। मैं बोला, अरे यार एक आदमी था, उसको लेके जा रहा था, साला इतने में भाग गया। तुम लोग बाइक ढकेल रहे हो, ये मैं उस पैसेंजर को बता रहा था। मेरी बातें सुनकर मोहन परेशान होकर बोला, मैं तेरी रिक्शा दूर से ही देख रहा था, मुझे तो कोई भी पैसेंजर उतर कर जाते हुए दिखाई नहीं दिया। अभी तक जिस आदमी से मैं बात कर रहा था वो गया किधर? शायद ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इसलिए भाग गया होगा। बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैंने उनको पेट्रोल निकाल के दिया और वहाँ से यू टर्न लिया। बहुत गुस्सा आया था, इतने दूर आके पेट्रोल फोकट में जलाया। वो सब सोच के मैं रिक्शा चला रहा था। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। रास्ते पर गाड़ियाँ भी ना के बराबर ही थी। कुछ ही देर में एक बस मुझे ओवरटेक करके पुल के नीचे से सिटी की ओर गई।
मैं भी उस पुल के नीचे से सिटी की ओर जाने के लिए निकला। तब मेरी नज़र पुल से थोड़ा दूर बस स्टॉप पे खड़े एक कपल पे गई। पति पत्नी थे वो। कहाँ जाना है ये पूछने के लिए रिक्शा उनके पास लेके गया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही हाथ करके रिक्शा रोकी और रिक्शा में बैठ गए। फिर मैंने मीटर चालू करके उनकी बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकला। उनको थोड़ा दूर जाना था। रात का 1 बज रहा था। उनको लेके मेरी रिक्शा आगे निकली। कांच पर गिरने वाले बारिश के पानी को साइड में करते हुए वाइपर लगातार घूम रहा था। पूरा आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। बारिश का ज़ोर कम हो गया था, लेकिन अभी भी रिमझिम हो रही थी। रास्ते में कई जगह गड्ढे और उसमें भरा पानी, इसलिए मैं रिक्शा संभल कर ही चला रहा था। दोनों साइड में बरगद के बड़े बड़े पेड़ थे। मैंने पीछे आईने में उनको देखा तो दोनों गप्पे मारने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद मुझे सामने एक आदमी दिखा जो मेरी रिक्शा को हाथ कर रहा था। मैं रिक्शा उसके पास लेके गया और फिर मुझे गुस्सा आया। मैं उसे पहचान गया था। उसे देखकर मैं बोला, अरे ओ अंकल, बिना पैसे दिए ही भाग गए थे, चलो अब पैसे निकालो। रिक्शा में बैठे पति पत्नी थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन हकीकत बताने के बाद वो भी उस आदमी को पैसे देने के लिए बोलने लगे। ओ अंकल, आदमी देखा नहीं क्या कभी? बहुत हो गया, चलो अब पैसे निकालो। मेरी बातें सुनकर अभी भी उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। वो शांत आवाज़ में बोले, पैसे चाहिए, देता हूँ। वैसे ही उन्होंने अपना चश्मा निकाल के ऊपर शर्ट की जेब में रखा और बोले, बेटा, थोड़े ही दूर मेरा घर है, मुझे वहाँ छोड़ दो। उनका वो बेबस चेहरा देखकर मैं भी तैयार हो गया। उसको रिक्शा में बैठाया। वो अंकल अभी भी वैसे ही मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से पुल पर आए। बारिश का पानी पुल के नीचे तेज़ी से बह रहा था और उसमें बरसाती मेंढक का आवाज़ बहुत ही भयानक लग रहा था। इतने में वो अंकल ने रिक्शा रोकने के लिए बोला। मैंने रिक्शा में से आजू बाजू देखा तो कहीं पर कोई घर या बस्ती नहीं थी। केवल काला घना अंधेरा था और भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। मैं उनको बोला, पूरे पैसे नहीं हैं तो रहने दो, मैं तुमको आगे छोड़ देता हूँ। तब पीछे बैठी लेडी बोली, अंकल, तुम्हारे पैसे हम दे देंगे, लेकिन ऐसी जगह इतनी रात को मत उतरो। लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। आखिर वो उतर गया। चश्मा पहना, पैसे देने के लिए जेब से पॉकेट निकाला, लेकिन उनके हाथ से एक नोट नीचे गिर गई। वो नीचे झुकने ही वाले थे, तभी मैं बोला, रुको अंकल, मैं उठाता हूँ। मैं नीचे झुककर नोट लेने ही वाला था, तब मुझे एक ज़ोर का झटका लगा। डर के मारे पसीना छूटने लगा। जान अभी निकल जाएगी ये लगने लगा और बिना कुछ सोचे रिक्शा चालू की और फटाक से निकला। पीछे बैठे हुए पति पत्नी ने मुझे आश्चर्य से पूछा, अरे अचानक क्या हुआ तुमको? इतनी देर से तो तुम पैसों के लिए वो आदमी से झगड़ रहे थे और अब ऐसे ही निकल गए। कम से कम पैसे तो लेना था। आईने में पीछे उनकी ओर देख के बोला, कोई भी पीछे उस आदमी को मत देखना, यहाँ से बाहर निकल कर बताता हूँ। मेरी बातें सुनकर दोनों बोले, क्या हुआ, इतना क्यों डर गए हो तुम? कुछ नहीं, चेहरे पे का डर छुपाते हुए मैं बोला। वो शांत बैठे रहे। आईने में पीछे देखकर मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, इस रास्ते पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या? मेरी बात बीच में रोककर वो लेडी बोली, अरे कोई रिक्शा को हाथ कर रहा है। अरे ये तो वही अंकल हैं जो पीछे उतर गए थे, इतनी जल्दी आगे कैसे आ गए? वाइपर से कांच पे का पानी साइड में कर देखा
और दिमाग ही हिल गया। रोंगटे खड़े हो गए थे, हाथ पैर कांपने लगे थे। लेकिन वैसे ही हिम्मत कर आईने में देख पीछे बैठे पैसेंजर से बोला, मैडम आप चिंता मत करो। सर आप मैडम की आंखें बंद करो और आप भी अपनी आंखें बंद कर लो। कोई भी उस आदमी को मत देखना, भगवान को याद करो, अब वही बचाएगा। और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मैं वो दोनों को हिम्मत दे रहा था, लेकिन सच बोलूं तो मैं अंदर से पूरा हिल गया था। डर के कारण दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। रास्ते पे वही आदमी हाथ करते हुए खड़ा था। उसको देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। थोड़ी हिम्मत कर तिरछी नज़र से देखा। अचानक वो अपना खून से भरा हुआ चेहरा अजीबोगरीब तरह से हिलाने लगा। उसका जबड़ा टूट के लटक रहा था। उसका शरीर पूरा खून से भरा हुआ था। पूरे शरीर पर गहरे चोटें थी। चश्मे की कांच टूट के दोनों आंखों में घुस गई थी। उसकी ऐसी हालत देख के ऐसा लगा कि एक दो नहीं, न जाने कितने ही गाड़ियों के नीचे वो आया होगा। ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेते हुए, लंगड़ाते हुए और खून से भरे टूटे हुए जबड़े से वो बोला, रुक जा, तेरे पैसे लेके जा। उसकी वो भयानक आवाज़, दिल दहला देने वाली डरावनी हालत देख दिमाग काम करना बंद हो गया था। आंखें बंद करके पीछे बैठी हुई लेडी थरथराते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन बिना कुछ सोचे रिक्शा उसी स्पीड से आगे निकाली। दाएं साइड के मिरर में देखा तो वो आदमी अभी भी हमारे पीछे ही आ रहा था। पीछे बैठे हुए पति पत्नी बहुत बुरी तरह से डर गए थे। मैंने दोनों को बोला, तुम्हारा गांव आने तक आंखें खोल के बाहर मत देखना। इतना सब होने के बाद मेरी भी रूह कांप गई थी। डर के कारण मैं पसीने से पूरा गीला हो चुका था। अभी तक धोखा टला नहीं था। उसकी हद ख़त्म होने तक वो हमको छोड़ने वाला नहीं था, ये मैं समझ गया था। कैसे तो भी मैं रिक्शा चला रहा था। आईने में पीछे देखा तो दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके रो रहे थे। फिर आगे देख रिक्शा चलाने लगा। तभी एक सफ़ेद साया एक पल के लिए दिखा और झट से गायब हो गया। आईने में पीछे देखा तो वो पति पत्नी अपना सिर नीचे करके रो रहे थे और उनके साइड में वो ही सफ़ेद साया बैठा हुआ था। और फिर कुछ ही पल में फिर से गायब हो गया। कुछ देर तक ये भयानक खेल चलता रहा, लेकिन उसको देखे बिना ही मैं रिक्शा चलाता रहा। गांव का शमशान घाट पार करके मैं आगे आया और तभी पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, गलती कर दी तूने। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो दोनों भी हिल गए। मैंने दाएं साइड के आईने में पीछे देखा तो वो सफ़ेद साया वैसे ही खड़ा पीछे की ओर जाते जाते गायब हो गया। फिर पीछे आईने में देखा और उन दोनों को बोला, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हद ख़त्म हो गई है। लेकिन वो लेडी इतनी डरी हुई थी कि अपना सर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी पति ने बोला, अरे वो गया, बस 5 मिनट में अपना गांव आ जाएगा। गांव की स्ट्रीट लाइट दिखी तो चैन की सांस ली। तभी वो आदमी बोला, उस जगह पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। परसों ही एक कपल का हुआ था, वो दोनों ऑन द स्पॉट गए। उनसे बातें करते करते कुछ दूर मेरी नज़र एक डिजिटल बोर्ड पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो साफ नज़र आ रहा था। अब मानो मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया था। डर के कारण आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। सिर के बाल से पैर के नाखून तक मैं पूरा हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी जान एक करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं और रोऊं। आईने में पीछे देखा तो मेरा कलेजा सीना चीर के बाहर आने को तैयार था।
इतना मैं डर गया था। उस लेडी के फटे हुए सिर से निकलते हुए खून से उसका पूरा चेहरा भर गया था। उसके पति की भी वही हालत थी। अपनी दोनों आंखें बड़ी करके दोनों ने अपना खून से भरा हुआ जबड़ा खोला और भयानक तरीके से हंसने लगे। अब मेरी बोलती बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था ये मेरा अंतिम समय है। एक साथ माँ बाबा, भाई बहन और सबके चेहरे सामने आए। आंखों के सामने अंधेरा छाया और मेरी रिक्शा उस लोहे के पोल से जा टकराई। और मैं बेहोश हो गया। उस डिजिटल बोर्ड पर उसी पति पत्नी का फ़ोटो था जो रिक्शा में थे और नीचे लिखा था, हमारे परम मित्र और उनकी पत्नी का अपघाती निधन हो गया है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। होश में आया तब हॉस्पिटल में था। डॉक्टर मेरे साइड में ही किसी और का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन, चीरफाड़, ये सब देखने की मेरी हिम्मत होती नहीं, इसलिए वहाँ से तुरंत बाहर आया और सामने मेरे सारे दोस्त और घर वाले दिखे। कुछ बोलने से पहले ही 2 वार्ड बॉय एक खून से भरी जख्मी लड़की को अंदर लेके गए। शायद वो जा चुकी थी। उसको देखकर बुरा लगा। इतने में खून से भरी जख्मी वही लड़की गुस्से में मेरी ओर देखते हुए आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया। गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखती वो लड़की अंदर उसी रूम में गई और मेरी नज़र उस रूम के बाहर लगे बोर्ड पर गई। उस पे लिखे हुए शब्द पढ़ के अब बस पागल होना ही बाकी रह गया था। वैसे ही भागते हुए अंदर गया। सामने का दृश्य देखने के बाद अब सोचने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। सब कुछ कल्पना शक्ति के पार का था। अंदर ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा था और वो भी मेरे ही बॉडी का।